हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद होते हैं, इन सारे सवालों पर हम बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, आज हम लोग संस्कृत पहले देख लेते हैं कि संस्कृत में कौन कौन से बुक चलते हैं। तो संस्कृत किन किन बुकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल के क्लास में हमने आपको बताए थे साहित्य और व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साहित्य में आपका आता है पीयूषम भाग 2, पीयूषम भाग 2 मोटा वाला बुक, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें 1 से 14 पार्ट है। अगर 1 से 14 पार्ट पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे संस्कृत बुक से सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अब आता है व्याकरण की। तो व्याकरण जो है, व्याकरण आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव जो है 60 अंक के व्याकरण ही पूछे जाते हैं नहीं। और उसके बाद गद्यांश हुआ, संस्कृत पत्र लेखन हुआ, अनुच्छेद हुआ, अनुवाद, यानी कि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण सब टॉपिक है, पढ़ना ज़रूरी है। तो हमने शुरू कर दिए हैं क्लास, और ये आज पहला क्लास है, ठीक है। तो हम लोग संस्कृत यह बैच शुरू किए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज संस्कृत, संस्कृत किसे कहते हैं नहीं। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, संस्कृत क्या है, संस्कृत क्या है। तो संस्कृत समझिए, संस्कृत एक भाषा है। यह भाषा प्राचीन काल में देवताओं द्वारा बोली जाती थी, अतः इसे देव भाषा भी कहते हैं। चूँकि संस्कृत जो है प्राचीन काल में जो है इसका प्रयोग देवता लोग बोलने के क्रम में करते थे, इसीलिए इसे संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कार। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कार, यानी कि जिस वह शास्त्र जिसके अंतर्गत हमें संस्कार की हुई बातें जानने को मिले उसे ही संस्कृत कहते हैं। या इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, संस्कार युक्त भाषा को ही संस्कृत कहते हैं। संस्कार युक्त भाषा को ही क्या कहते हैं, संस्कृत। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन लिखेंगे, संस्कार से युक्त भाषा को संस्कृत कहते हैं। संस्कार से युक्त भाषा को संस्कृत कहते हैं। या फिर इसको इस प्रकार से भी आपको बताए, संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत एक भाषा है। यह भाषा प्राचीन काल में देवता लोग करते थे बोलने के क्रम में। यह भाषा प्राचीन काल में देवताओं द्वारा बोली जाती थी। देवताओं द्वारा बोली जाती थी, अतः इसे देव भाषा कहते हैं। देव भाषा कहते हैं। तो देखिए, संस्कृत एक भाषा है, यानी कि संस्कृत जब एक भाषा है तो यहाँ एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि भाषा किसे कहते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा किसे कहते हैं। जब संस्कृत एक भाषा है तो आपका अगला सवाल होगा भाषा किसे कहते हैं, यह संस्कृत भाषा के जनक कौन है। यहाँ 2 क्वेश्चन आपके मन में आता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, संस्कृत भाषा के जनक कौन है। संस्कृत भाषा के जनक कौन है, ठीक है। तो आंसर याद रखेंगे, संस्कृत व्याकरण या संस्कृत भाषा के जो जनक है महर्षि पाणिनि जी है।
महर्षि पाणिनि। याद रहेगा, संस्कृत भाषा के जनक कौन है? महर्षि पाणिनि जी, महर्षि पाणिनि जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आया था, भाषा किसे कहते हैं? यही ना आया था, भाषा क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? तो ध्यान में रखिएगा, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करते हैं, भाषा कहलाता है। याद हुआ? वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करते हैं, भाषा कहलाता है। तो आंसर लिखेंगे। देखिए, हम अपने विचारों को किस प्रकार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं? या तो लिखकर किसी पन्ने पर लिख देते हैं, दूसरों को सामने प्रकट कर देते हैं, या फिर अगर आपको अपना विचार प्रकट करना है या तो बोल देते हैं दूसरों के सामने। तो आपके पास अभी है एक हिंदी आपके पास है जो कि दूसरों के सामने आप बोल करके या लिख करके प्रकट कर सकते हैं। लेकिन संस्कृत हम लोग शुरू किए हैं, तो आपको संस्कृत में भी लिख कर या बोल कर आप कोई भी चीज़ अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करते हैं, दूसरों पर प्रकट करते हैं, भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। ठीक है। अगर आपको संस्कृत भाषा सीखना है या फिर हिंदी भाषा सीखना है या फिर अंग्रेजी भाषा सीखना है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बताइए, कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको संस्कृत भाषा सीखना है तो संस्कृत व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? व्याकरण। और आप लोगों ने व्याकरण का डेफिनेशन पढ़ा होगा, वह शास्त्र या वह विषय जो हमें किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण का ही काम है किसी भी भाषा को आपको पढ़ने के लिए सिखाएगा, लिखने के लिए सिखाएगा और साथ ही साथ बोलने के लिए भी सिखाएगा। तो अगर आपको संस्कृत भाषा सीखना है तो आपको व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत ही जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन आएगा आपका, व्याकरण किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? तो इसका डेफिनेशन लिखिए, वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। ठीक है। तो व्याकरण का ही काम है किसी भी भाषा को आपको शुद्ध पढ़ने के लिए सिखाएगा, शुद्ध लिखने के लिए सिखाएगा और शुद्ध बोलने के लिए भी सिखाएगा। तो व्याकरण संस्कृत का जरूर पढ़िए, तभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्याकरण होते कितने प्रकार के हो? आप लोगों ने प्रथम क्लास, द्वितीय क्लास में
व्याकरण के 3 ही भेद पढ़े होंगे। पहला भेद पढ़े होंगे आपने वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। लेकिन आप स्टैंडर्ड क्लास में आ चुके हैं, यानी कि मैट्रिक में हो अभी, तो याद रखेंगे व्याकरण मुख्य रूप से कितने होते हैं? 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन पहले लिखिए, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे व्याकरण सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। व्याकरण सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखिए। व्याकरण सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है व्याकरण का भेद वर्ण विचार, और दूसरा आता है आपका शब्द विचार। दूसरा व्याकरण के भेद क्या होते हैं? शब्द विचार। और तीसरा आता है आपका वाक्य विचार। तीसरा भेद होता है आपका व्याकरण का वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य विचार। और चौथा भेद होते हैं चिन्ह विचार। चौथा भेद होता है चिन्ह विचार। और 5वां भेद होता है छंद विचार। क्या होता है? छंद विचार। ठीक है, तो इन 5 के बारे में एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमने संस्कृत व्याकरण के 5 भेद बताए आपको, जिसमें आपको पहला बताए वर्ण विचार। ठीक है, तो हम लोग अब चलिए वर्ण विचार के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले समझिए वर्ण का अर्थ क्या होता है। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर। तो संस्कृत व्याकरण में कुल अक्षरों की संख्या जो है, वर्णों की संख्या जो है 54 है, यानी कि 54 है। तो 54 अक्षर के बारे में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। ठीक है, इसके बाद यह जो क्लास चल रहा है, अगला क्लास जो आने वाला है, तो वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। तो समझिए इसका डेफिनेशन वर्ण विचार का। संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं, वर्ण विचार कहलाता है। संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, संस्कृत व्याकरण की वह शाखा, संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं। अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं, वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, समझ गए? वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग अक्षरों के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। अब चलिए अगला व्याकरण का भेद है आपका शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। तो इसका डेफिनेशन याद रखेंगे, संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग शब्दों के भेद तथा उनकी बनावट का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं शब्द विचार। ठीक है, यानी शब्द कैसे बनेगा, ठीक है, शब्द के कितने भेद होते हैं, उनकी बनावट क्या है, इन सब के बारे में जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, शब्द विचार कहलाता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे,
संस्कृत व्याकरण की वह शाखा, संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत शब्दों के भेद तथा उनकी बनावट का अध्ययन किया जाता है, तथा उनकी बनावट का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है शब्द विचार कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। ठीक है, यह डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे। चलिए, शब्द व व्याकरण का तीसरा भेद होता है वाक्य विचार, यही ना है, वाक्य विचार। देखिए, अक्षर मिलकर क्या बनता है? शब्द, और शब्द मिलकर क्या बनता है? एक वाक्य का निर्माण होता है। तो समझिए, संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वाक्य निर्माण के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, वाक्य विचार कहलाता है। यानी कि व्याकरण के जिस शाखा में हम लोग वाक्य का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, यानी वाक्य बनाने के लिए सीखते हैं, उसे कहते हैं वाक्य विचार। तो लिखेंगे डेफिनेशन, संस्कृत व्याकरण की वह शाखा, संस्कृत व्याकरण की वह शाखा, संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वाक्य निर्माण के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, वाक्य निर्माण के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, वाक्य विचार कहलाता है। वाक्य विचार कहलाता है। ठीक है, वाक्य विचार भी आप लोगों ने समझ चुका बहुत ही आसान तरीके से। अब चलिए, व्याकरण का चौथा भेद आता है आपका चिन्ह विचार। चिन्ह विचार, इसका डेफिनेशन समझिए, संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं, चिन्ह विचार कहलाता है। जैसे देखिए, हम इस तरह से चिन्ह देते हैं, यह क्या है बताइए? प्रश्नवाचक का चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर इस तरह से लिखा है, यह कॉमा है, नहीं, अगर इस तरह से लिखा है, इस तरह से, तो इसका क्या नाम है? उद्धरण चिन्ह या फिर इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से लिखा जाता है। यानी कि संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? चिन्ह विचार कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। संस्कृत व्याकरण की वह शाखा, संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न चिन्हों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न चिन्हों का अध्ययन करते हैं, चिन्ह विचार कहलाता है। चिन्ह विचार कहलाता है। चिन्ह विचार कहलाता है। ठीक है, तो चिन्ह विचार भी आप लोगों ने समझ चुके। और व्याकरण का पांचवा भेद होता है, आपको पता है,
छंद विचार होता है। पहले ही बता दिए हैं, व्याकरण का 5वां भेद क्या बताए? छंद विचार। तो छंद विचार समझिए। सबसे पहले बताइए छंद का अर्थ क्या होता है? छंद का अर्थ क्या होता है? तो छंद का अर्थ याद रखेंगे, दोहा या फिर कविता। दोहा या फिर कविता। छंद विचार, छंद विचार समझेंगे पहले। व्याकरण का 5वां भेद है ये। तो छंद का अर्थ क्या होता है? कविता या फिर दोहा, यही ना होता है। छंद का अर्थ क्या होता है? कविता या फिर दोहा। तो संस्कृत व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कविता के नियम, ठीक है, कविता किस प्रकार से लिखा जाता है, कविता का निर्माण कैसे किया जाएगा, कविता के नियम, प्रकार एवं संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं छंद विचार। उसे क्या कहते हैं? छंद विचार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? छंद विचार कहते हैं। याद रखेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, संस्कृत व्याकरण की वह शाखा, संस्कृत व्याकरण की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कविता के नियम, प्रकार एवं संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, छंद विचार कहलाता है। छंद विचार कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों, हमने आज की इस क्लास में व्याकरण के कितने भेद है सारे के बारे में परिभाषा से समझ चुके हैं। और संस्कृत क्यों पढ़ना ज़रूरी है, संस्कृत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको जो है एग्ज़ाम में बेस्ट करने में बहुत ही यह सब्जेक्ट सहायक होता है। नहीं तो व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं परिभाषा सहित समझ चुके हैं। और पहला भेद आपको बताइए वर्ण विचार, और जिसमें के अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा बताइए क्या शब्द विचार, जिसमें कि हम लोग शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा बताइए आपको वाक्य विचार, जिसके अंतर्गत हम लोग वाक्य निर्माण के यानी वाक्य कैसे बनाया जाता है, यानी कि वाक्य विचार में अध्ययन करेंगे। चिन्ह विचार, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं। छंद विचार, यानी कि कविता के प्रकार एवं कविता का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, छंद विचार के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो व्याकरण के 5 भेद है, हम लोगों ने परिभाषा सहित बहुत ही विस्तार पूर्वक समझे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्ण विचार, यानी कि वर्ण, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, वर्ण। ठीक है, तो वर्णों के बारे में, वर्ण का हिंदी क्या होता है? अक्षर। वर्ण मतलब अक्षर, अक्षरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।